Good morning, everyone. Welcome to the Manu Law classes in the session of daily news analysis. Today is 21st of February 2024. You are watching with Naresh Sharma. We are going to first of all to revise the previous day session, and it will be revised through MCQs. So let's revise. आपको क्वेश्चन पढ़ते जाना है और आंसर करना है। पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट लॉ फॉर फॉरेस्ट कंजर्वेशन इन इंडिया। ये कौन सा लॉ है? देखो, अभी तक जो बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर रही है वो साध्या है। उनके बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हो बच्चे, ऐसे ही करते रहो और रिप्लाई करते रहो। बाकी स्टूडेंट्स को भी ऐसे ही रिप्लाई करना है और कनेक्ट होना है। विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स कौन सा हमारा जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है वो कौन सा करेक्ट है इसमें से। तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 2001 नहीं, इसका करेक्ट आंसर है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। कल हमने इसको डिस्कस किया था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फॉरेस्ट की डेफिनेशन पर लेकर के अपना कुछ वर्डिक्ट दिया था, तो इसलिए ये न्यूज में रहा था। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विद द एस्टैब्लिशमेंट एंड सुप्रीम कोर्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। कि सुप्रीम कोर्ट के एस्टैब्लिशमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन से कौन सा आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जो रेलेवेंट है। तो आप रिप्लाई कीजिए। क्या 152 है? नहीं है। 142 है? नहीं है। 226 बिल्कुल नहीं है। यह है आपका आर्टिकल 1, नहीं सॉरी, यह आपका है आर्टिकल 124। देखो कई बार ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये आंसर आपका जो है बी है, 124। आर्टिकल 124 बताता है कि इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट होगा उसका क्या एस्टैब्लिशमेंट होगा, उसके रिगार्डिंग में ये आर्टिकल 124 है। क्वेश्चन नंबर 3 पर अगर हम आते हैं तो कल हमने डिस्कस किया था पीएम श्री स्कीम को, ठीक है, पीएम श्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। तो ये किस प्रोग्राम से रिलेटेड है? क्या इसके जो है टारगेट्स हैं? तो आप बताइए। फॉर अपग्रेडेशन ऑफ, क्या ग्राम पंचायत से रिलेटेड है? नहीं। क्या विलेजेस के डेवलपमेंट से रिलेटेड है? नहीं। क्या फॉर अपग्रेडेशन ऑफ सिलेक्टेड स्कूल्स? यस। ये जो पीएम श्री स्कीम है, बहुत सारे स्कूल्स को इसमें सेलेक्ट किया जाएगा और उनका मॉडर्न अप्रोच के थ्रू उनका क्या होगा, अपग्रेडेशन होगा, उनको अपग्रेड किया जाएगा। उसमें फैसिलिटीज वगैरह हो गई, उन सबको बहुत अच्छे से रिनोवेट किया जाएगा। अभी तक इसमें 211 स्कूल्स को सिलेक्ट किया है और उसके थ्रू हम अपने यहाँ एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट, कल इसी से रिलेवेंट हमने देखा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न्यू कैरिकुलम फ्रेमवर्क लेकर के आई थी, जिसके थ्रू जो हमारी स्कूल एजुकेशन है उसमें हमको चेंज करना है कि उसका फ्रेमवर्क, उसका जो कैरिकुलम है वो कैसे होगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इस न्यू कैरिकुलम फ्रेमवर्क को कब लेकर के आई थी? तो ये लेकर के आई थी, आप बताओ मेरे को, क्या 24 में, क्या 23 में, 22 या 21? आप रिप्लाई कीजिए। तो ये है आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। 2023 में न्यू कैरिकुलम फ्रेमवर्क आया था अगस्त में, ठीक है। तो कल आपने देखा होगा कल की न्यूज में, कल हमने डिस्कस भी किया था इसके रिगार्डिंग में कि न्यू कैरिकुलम फ्रेमवर्क है जो चाहता है कि स्टूडेंट्स का जो स्ट्रेस लेवल है वो कम हो, उन पर बहुत ज्यादा बर्डन ना हो स्टडी का, मीन्स वो किताबी कीड़े ना बन करके रह जाए, दे शुड बिकम अ थिंकिंग क्रिएचर। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, The board examinations will be held at twice. मीन्स अभी हमने देखा था कि एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने एक स्पीच दी और कहा कि अब से ऐसा एक सेशन हम स्टार्ट करने वाले हैं तो जो बोर्ड एग्जाम है वो एक बार, एक 1 ईयर में 2 टाइम्स होंगे, ठीक है। उससे क्या होगा, स्टूडेंट्स को इनफ टाइम मिलेगा और अपॉर्चुनिटी मिलेगी टू परफॉर्म वेल फ्रॉम विच सेशन। तो ये जो ट्वाइस ईयर एग्जाम होने वाले हैं किस सेशन से स्टार्ट होने वाले हैं? क्या आप रिप्लाई कीजिए। ए 24 से 25 का सेशन जो अभी करंट में चल रहा है? नहीं। 25 से 26? नहीं। 2026 से 27? नहीं। अब देखो, मैंने सबका मना कर दिया आपको, अब इसमें से ही एक आंसर करेक्ट है, तो आप मुझे बताइए कौन सा आंसर करेक्ट है। देखो, कल ही हमने डिस्कस किया था कि 2025-26 वाला जो सेशन है, मींस जो नेक्स्ट ईयर का सेशन आने वाला है, ठीक है, बिकॉज जब सेशन की बात करते हैं तो वो पूरे 1 ईयर की बात होती है,
है ना। तो 2025 से 26 वाला जो सेशन होगा उसमें जो बोर्ड के एग्जाम्स हैं वो ट्वाइस अ ईयर होना स्टार्ट हो जाएंगे। और दूसरी बात, एक न्यूज हमने कल डिस्कस की थी कि इंडिया के वाइस चीफ ऑफ द आर्मी का अभी जो है अपॉइंटमेंट हुआ है, तो कोई एक नए व्यक्ति हैं जो बने हैं। क्या इसका आंसर है? क्या आंसर इसका ए करेक्ट है? आप फटाफट से रिप्लाई कीजिए। क्या इसका आंसर बी है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे? क्या इसका आंसर सी है लेफ्टिनेंट जनरल मुकुंद नरवणे? या इसका आंसर डी है लेफ्टिनेंट जनरल विवेक अग्निहोत्री? अब आपको इनफ टाइम भी मिल गया रिप्लाई करने के लिए। चलिए, इसका आंसर है हमारे पास में लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। कल हमने कहा था कि जो द्विवेदी साहब है वो बन गए हैं क्या, इंडिया के वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, मींस आर्मी में सेकंड रैंक के ऑफिसर ये बन गए हैं, ऊपर से अगर हम बात करें सीनियोरिटी में। ठीक है, अब यहीं से एक क्वेश्चन और हम डिस्कस कर लेते हैं कि हु इज द करंट जनरल ऑफ इंडियन आर्मी, और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ इस समय कौन है। अगर सेकंड पर ये है तो फर्स्ट रैंक कौन है भाई, आर्मी के सबसे बड़े ऑफिसर कौन है, तो बताइए क्या ये है। तो ये तो पहले से ही आपका रॉन्ग हो गया, क्योंकि ये तो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे हैं क्या, क्या जो है मुकुंद नरवणे हैं, या विवेक अग्निहोत्री कौन है। आपको टाइम भी मिल गया रिप्लाई करने के लिए, रिप्लाई कर दिया आपने। बी इसका आंसर करेक्ट है, बी। तो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे इस समय इंडियन आर्मी के चीफ ऑफ द आर्मी है, आर्मी के सबसे बड़े ऑफिसर हैं। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पर कि यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड हमने बताया था कि यूरोपियन यूनियन ने रेड सी वाले एरिया में अपना एक मिशन, एक ऑपरेशन लॉन्च किया है। यमन और हुती रिबेल्स जो अटैक कर रहे हैं उस एरिया में बहुत सारे शिप्स पर, तो कल उन्होंने अपना एक ऑपरेशन लॉन्च किया था। उस ऑपरेशन का नाम क्या है? क्या उसका नाम ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन है? नो। क्या उसका आंसर मींस मिशन एस्फाइड्स है, या मिशन रेड सी, या मिशन गल्फ ऑफ अदन? तो आंसर आपने किया, क्या है बताइए। इसका आंसर है मिशन एस्फाइड्स। कल हमने डिस्कस किया था कि ग्रीक में, ग्रीक लैंग्वेज का ये वर्ड है जिसका मतलब होता है SHIELD, शील्ड। ठीक है, इसका मतलब होता है शील्ड, तो ये ग्रीक वर्ड है एस्फाइड्स। तो ये यूरोपियन यूनियन ने जो अपना मिशन लॉन्च किया है उसका नाम है मिशन एस्फाइड्स। ठीक है, देखो आप जब धीरे धीरे डेली का रिवीजन करोगे, बहुत सारे क्वेश्चंस को यहाँ से टच करोगे, रिवाइज करोगे, डेली अटैच रहोगे DNA से, तो यकीन मानिए आपका जीके बहुत अच्छा हो जाएगा और आपको जीके के अलावा बाकी अदर सब्जेक्ट्स में भी बहुत हेल्प मिलने वाली है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन इज क्या है ये ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन? कल भी हमने देखा था, इससे पहले के DNA भी हम देख चुके हैं, क्लासेस में हमने इसको डिस्कस किया है। क्या है ये? क्या ब्रिटेन का एक ये स्पेस मिशन है, या इंडिया और US की कोई मिलिट्री एक्सरसाइज है, या नन ऑफ द अबव, या फिर यूनाइटेड स्टेट्स लेड मिलिट्री ऑपरेशन? क्या है इसका आंसर बताइए फटाफट, डू फास्ट। इसका आंसर है ए, यूनाइटेड स्टेट्स लेड मिलिट्री ऑपरेशन। तो USA की तरफ से लॉन्च किया गया एक मिशन है, एक ऑपरेशन है जो रेड सी वाले रीजन में उन्होंने लॉन्च किया है। जो हुथीज और यमन के जो रिबेल्स हैं जो अटैक्स कर रहे हैं वहां से निकलने वाले, पास होने वाले शिप्स पर, तो उनकी सुरक्षा के लिए, उनको रिटेलिएट करने के लिए US का एक मिशन है, और इसमें USA लीडरशिप में है, बाकी इसके साथ में बहुत सारे कंट्रीज इसके साथ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फिर से, क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन? ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन का कौन इसमें से पार्ट नहीं है? तो क्या इसका पार्ट इंडिया है? कल ही हमने डिस्कस किया था इसके बारे में कि कौन कौन इसके पार्ट है, कौन कौन नहीं है, जनरल्स का एग्जांपल दिया था। USA बिल्कुल है, इटली हाँ है, फ्रांस ये भी है, तो कौन इसका पार्ट नहीं है? इंडिया। इंडिया इसका पार्ट नहीं है। हालांकि USA ने और बाकी कंट्रीज ने इंडिया को कई बार इनवाइट किया कि आप इसमें आ जाइए हमारे इस ऑपरेशन में, प्रॉस्पेरिटी गार्डियन में, लेकिन इंडिया ने मना कर दिया कि भाई आपकी इस नेतागिरी में हम आपके साथ में इस तरह से नहीं आने वाले। हम अगर अपने ऑपरेशन करेंगे तो हम खुद से करेंगे अपने एरिया में। ठीक है, तो क्योंकि देखो फिर इंटरनेशनल डिप्लोमेसी स्टार्ट हो जाती है। अगर हम इस USA के इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेते तो बाकी कंट्रीज तुरंत बोलना स्टार्ट कर देते कि इंडिया तो जो है USA का चेला बन गया, या USA के ग्रुप में चला गया, जो कि रसिया के अगेंस्ट में है। तो बैलेंस को भी मींस हमको
बैलेंस करना पड़ता है रिलेशंस को। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडेज इंपॉर्टेंट न्यूज। आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एडिटोरियल आर्टिकल आया द हिंदू में। यहाँ से बहुत सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। हैविंग पंचायत सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस, यहाँ बात कर रहे हैं जो राइटर हैं कि जो हमारे यहाँ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज भी बोलते हैं, और वो कहाँ पर है, रूरल एरियाज में। देखो, जब हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस वगैरह लेकर के आए थे तो उस समय हमने 2 एक्ट पास किए थे, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किए थे। एक तो था 73rd अमेंडमेंट और एक था हमारे पास 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और ये एक्ट हमारे इंप्लीमेंट हो गए 1993 में। ठीक है, तो जो 73rd था इसके थ्रू हमने रूरल एरियाज में एस्टेब्लिशमेंट किया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का, और 74th के थ्रू किया हमने जो अर्बन एरियाज हैं उनमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का। यहाँ पर राइटर ने क्या किया है, एक एनालिसिस किया है, बिकॉज 5 फरवरी को एक आर्टिकल आया था द हिंदू में, और उन्होंने उसमें बताया था कि इस समय क्या कंडीशंस हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स की रेवेन्यू के मामले में, कि उनके पास अपने खुद के फंड है कि नहीं और वो कितने इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है, तो उस पर उन्होंने डेटा वगैरह आया था तो उसका उन्होंने एनालिसिस किया। देखो, जब 73rd और 74th अमेंडमेंट आए थे तो इनका ऑब्जेक्टिव ये था कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वर्क सेल्फ सफिशिएंट इंस्टीट्यूशंस की तरह वो काम करें। जैसे जब हम पार्लियामेंट की बात करते हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है, टैक्स लगा सकती है, कलेक्ट करती है और अपनी स्कीम्स की प्लानिंग भी करती है और इम्प्लीमेंट भी करती है उनको। ऐसे ही स्टेट लेवल पर जो स्टेट गवर्नमेंट है खुद के टैक्स लगाती है, प्लानिंग करती है और फिर उन पॉलिसीज का इम्प्लीमेंटेशन भी करती है। लेकिन ऐसा ही कुछ उद्देश्य, ऐसा ही कुछ ऑब्जेक्टिव हमारा था 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स का। लेकिन हमको अभी तक 30 इयर्स हो चुके हैं, बिकॉज ये 1993 से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 2023 एंड हो गया, तो हमने 30 इयर्स पूरे कर लिए, लेकिन आज तक हम अपनी जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं रूरल वाली, उनको हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं बना पाए। हालांकि ये सब ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमने 2004 में एक अलग से नई मिनिस्ट्री का गठन किया था, उसका नाम था मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। तो कई बार यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज कब बनाई गई थी, तो ये थी 2004 में इसको हमने बनाया गया था। अगर हम इसके जो फंड्स का डिवोल्यूशन है उसका एनालिसिस करें तो हमको ये पता चलता है कि कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, फंड का डिवोल्यूशन किया। डिवोल्यूशन का मतलब है स्टेट के पास जो फंड है उनको पंचायती राज गवर्नमेंट को ट्रांसफर करना। तो कुछ स्टेट्स ही ऐसे थे जिन्होंने ठीक से ट्रांसफर किया, बाकी जो अदर स्टेट्स थे वो लैग बिहाइंड, मींस अभी भी उन्होंने ऐसे कुछ सॉलिड स्टेप्स या सॉलिड एफर्ट्स नहीं किए हैं फंड को ट्रांसफर करने के लिए। जो कमिटमेंट है स्टेट गवर्नमेंट के टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन, देखो अगर हमको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को इंडिपेंडेंट बनाना है, वहां डिसेंट्रलाइजेशन लेकर के आना है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब, देखो अगर पूरी गवर्नमेंट हमारी केवल नेशनल लेवल से काम करे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो रूरल लेवल पर बहुत सारी चीजें अच्छी नहीं हो पाएंगी। तो जो पावर है केंद्र सरकार से स्टेट गवर्नमेंट से कहाँ जानी चाहिए, नीचे की तरफ, मींस लोगों की तरफ जानी चाहिए, पीपल की तरफ। इसी को बोलते हैं हम डिसेंट्रलाइजेशन। तो यहाँ पर जो राइटर कह रहे हैं, देखो कि अगर स्टेट गवर्नमेंट्स हैं इनका जो एफर्ट्स है सबसे ज्यादा इनका इंपॉर्टेंट है कि डिसेंट्रलाइजेशन कैसे होगा, हमारी जो लोकल गवर्नेंस है वो कैसे सेल्फ सफिशिएंट होगी, किस लेवल पर, ग्रास रूट लेवल पर। तो कई बार यहाँ से क्वेश्चन आता है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस किस लिए हैं, तो वो है ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी के लिए। देखो लोकल लेवल पर डेमोक्रेसी हो मींस कैसे, कि भाई जो विलेज है कहीं पर कोई, और विलेज में एक छोटी सी कोई गली है, स्ट्रीट है, और उस स्ट्रीट को मींस बहुत बुरी तरह से वो टूटी फूटी है, उसमें मींस पानी भरा हुआ है, वाटर लॉगिंग हो रही है। तो अब इस प्रॉब्लम को भी अगर इंडिया की पार्लियामेंट सॉल्व करना चाहेगी तो वहां तक नहीं पहुंच पाएगी। इसीलिए क्या डिसाइड किया गया कि विलेज लेवल पर भी गवर्नमेंट बनाओ और अपनी छोटी छोटी अपने लेवल की जो समस्याएं हैं उनको वो खुद से सॉल्व करें। तो इसलिए आई थी ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने हमारे लिए कुछ जो है स्पेसिफिक डिटेल्स दी थी इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए। उन्होंने कहा था कि एक तो हम फिस्कल डिवोल्यूशन करेंगे और दूसरा जनरेशन ऑफ ऑन रिसोर्सेस करेंगे। फिस्कल डिवोल्यूशन का मतलब केंद्र सरकार के पास में, यूनियन गवर्नमेंट के पास में जितना फंड आएगा
हम उसको गांव तक पहुंचाएंगे, उस फंड में से उनको बंटवारा करके बांट करके उनको हम दे देंगे, डिवॉल्यूट करेंगे उसको। दूसरा उन्होंने कहा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कि हम जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, पंचायती राज गवर्नमेंट्स हैं, उनको हम क्या देंगे, जनरेशन ऑफ ओन रेवेन्यूज, मींस उनको हम ऐसी पावर्स देंगे और उनको ऐसे आइडियाज या जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो हम देंगे कि वो क्या कर सकें, खुद से अपने यहाँ कुछ फंड जो है इकट्ठा कर सकें, मींस खुद से वो टैक्स भी लगा सकें। ठीक है, जैसे मान लो कोई विलेज है और वो अपनी विलेज सिस्टम को रन करने के लिए पंचायती राज मींस जो पंचायत है गांव की, उसको रन करने के लिए क्या कर ले, वो कोई एक छोटा सा टैक्स लगा दे। जैसे टैक्स लगा दिया उसने क्लीनलीनेस का, ठीक है, तो वहां पर जो लोकल जो जिनको तनख्वाह देनी होगी वो केंद्र सरकार से या स्टेट गवर्नमेंट से आने की बजाय जो गांव के लोग हैं उन पर थोड़ा थोड़ा टैक्स अगर लगा दिया जाएगा तो ये पैसा आ जाएगा और गांव को बहुत अच्छे से मैनेज किया जा सकता है। तो जब मींस इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको ये सारी चीजें दी कि भाई हम डिवोल्यूशन भी करेंगे फंड्स का और हम क्या करेंगे, जो विलेज पंचायत हैं उनको ऐसी चीजें भी हम देंगे कि वो अपना फंड भी क्या कर सकें, कलेक्ट कर सकें। ठीक है, तो उसके लिए भी उन्होंने क्या किया, फिर बाद में केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स मींस एक्ट लेकर के आई, बहुत सारे एक्ट बनाए और उन्हीं एक्ट के बेसिस पर स्टेट गवर्नमेंट थी उन्होंने भी अपने एक्ट बनाए और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को थोड़े बहुत टैक्सेशन और कलेक्शन के राइट्स वगैरह देने का उन्होंने प्रोविजंस किए उसमें। ठीक है, अब इसमें पंचायती राज जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने कुछ अपने एफर्ट्स भी किए, भाई वहां पर मान लो अपने लेवल की प्लानिंग स्टार्ट की, उन्होंने अपने बजट बनाने स्टार्ट किए। तो अब क्या होता है, सपोज करो डिस्ट्रिक्ट लेवल से उनको फंड आता है, तो ये सपोज कोई छोटा सा गांव है तो यहाँ की जो विलेज पंचायत है ये देखेगी कि हमारे गांव को किन किन जो है प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है। सपोज करो उनके यहाँ पर जो है पोर्टेबल वाटर नहीं है, ठीक है, क्लीन वाटर नहीं है, ड्रिंकेबल वाटर नहीं है, तो वो क्या करेंगे, वो एक बजट बनाएंगे, अपना प्लान बनाएंगे कि हम क्या करेंगे कि गांव से दूर कहीं पर एक बोर करेंगे, वहां पर एक समर लगाएंगे और उससे पाइप के थ्रू पूरे गांव में हम पानी को लेकर के आएंगे। अब इस पर क्या करेगी, ग्राम पंचायत अपना एक बजट बना देगी और इस बजट को, इस प्लान को बना करके ऊपर भेज देगी, मींस ब्लॉक गवर्नमेंट को और मींस जो है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिलाधिकारी वगैरह जो भी जिला पंचायत है वहां पर। तो वहां से ये प्लान पास हो जाएगा, वहां से इनके पास में फंड आ जाएगा और फिर फंड के थ्रू ये अपनी इस प्लान को क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन जब यही बात अगर हमको देखने को मिलती है, ठीक है, तो अब होता क्या है, प्रॉब्लम कहां पर आती है, प्रॉब्लम यहां पर आती है कि अब ये जो पैसे के लिए ऊपर अपनी रिपोर्ट भेजते हैं बना करके, अगर एक एवरी विलेज के पास में अपना खुद का फंड हो तो वो क्या कर सकते हैं, अपनी प्लानिंग करेंगे, अपनी पॉलिसी बनाएंगे और गांव में डेवलपमेंट कर देंगे। तो सारी प्रॉब्लम यहाँ से आती है कि जो पंचायत से उनके पास में अपने खुद के फंड नहीं है। अगर हम इंडिया में इसमें डेटा की बात करें तो पंचायत जितनी भी है उनमें केवल 1% फंड उनके पास में अपने खुद के रेवेन्यू से आता है, अपने टैक्स वगैरह के थ्रू आता है। बाकी 99% के लिए वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट पर डिपेंड है। ठीक है, मान लो पूरे एक गांव के लिए बजट की जरूरत है 1 ईयर में 1 लाख रुपए की या मैं कहूँ 100 रुपए की, ठीक है, लेकिन उनके पास में अपना खुद का पैसा कितना है, 1 रुपया है। ठीक है, तो बाकी के सारे पैसे पर इनको डिपेंड रहना पड़ता है स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट पर। ठीक है, तो अगर इनके पास में खुद का फंड होगा तो जो विलेज लेवल का डेवलपमेंट है वो बहुत फास्ट हो जाएगा। अगर इस 99% से भी हम बात करें तो 80% जो रेवेन्यू है सेंट्रल गवर्नमेंट से जाता है और 15% का जो मींस जो फंडिंग है वो स्टेट गवर्नमेंट से होती है। तो हम यहाँ कहना ये चाह रहे हैं कि इतना अगर इस डेटा को हम देखें तो हमारी आंखें खुल जाएंगी कि पंचायत हमने बना तो दी, हम कॉन्स्टिट्यूशन में हमने अमेंडमेंट कर दी, लेकिन आज भी 30 इयर्स के बाद भी उनके पास में केवल 1% फंड उनके पास में है, जिसके थ्रू ना तो वो अपनी प्लानिंग कर सकते हैं ना फिर अपने प्लान्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो बजट के लिए हमेशा वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ देखते रहते हैं। अब यह बात आती है कि भाई उनके पास में क्या क्या ऐसे रिसोर्सेज हैं जहां से वो टैक्स वगैरह अपना कलेक्ट कर सकते हैं, कहां से आएगा इनके पास में पैसा। तो देखो यहाँ पर जो राइटर है वो बता रहे हैं कि अदर सोर्स ऑफ रेवेन्यू हमारे पास में है, जो लोकल बॉडीज हैं क्या क्या है उसके एग्जांपल है। देखो प्रॉपर्टी पर टैक्स लगा सकते हैं, वो हर एक घर पर टैक्स लग सकता है। सेस ऑन लैंड रेवेन्यू, जो वहां की लैंड से जितना रेवेन्यू आ रहा है उस पर थोड़ा सा सेस लगा सकते हैं।
एडिशनल स्टाम्प ड्यूटी लगा सकते हैं उस एरिया में, ठीक है। टोल्स कुछ वहां पर लगाए जा सकते हैं, छोटे छोटे, मीन्स मान लो स्टेट हाईवे है उस पर हम टैक्स लगा सकते हैं थोड़ा सा। टैक्स ऑन प्रोफेशन, उस गांव के जो लोग हैं उनमें से कुछ लोगों पर, उनके प्रोफेशन पर थोड़ा बहुत टैक्स लगाया जा सकता है। उस गांव में कुछ एडवर्टीजमेंट होता होगा, कुछ पोस्टर्स लगते होंगे, कुछ बोर्डिंग जो है होर्डिंग्स या जो है बैनर्स वगैरह लगते होंगे, या कुछ और भी टैक्स लगता होगा, तो उन पर हम टैक्स लगा सकते हैं। यूजर चार्जेस फॉर वाटर, सैनिटेशन, लाइटिंग, इस पर भी जो ग्राम पंचायत है वो क्या कर सकती है, थोड़े बहुत टैक्स लगा सकती है अपने उस गांव के एरिया पर, और वहां से कुछ कुछ फंड हम कलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ हम एक्सपेक्ट करते हैं पंचायत, जो जितने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हैं, कि वो अपने लिए एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट जनरेट करें, जिससे कि वो खुद से टैक्स जो है लगा सकें और उस टैक्स को वहां से रेगुलेट कर सकें, कलेक्ट कर सकें। इसमें और क्या क्या चीज हो सकती है, तो भाई देखो, उनको आगे आना होगा डिसीजन लेने के लिए कि कहाँ से वो टैक्स कलेक्ट करेंगे, कहाँ से उनके नॉन टैक्स बेस होंगे, ठीक है, क्या क्या उनके रेट होंगे। उन सब पर ये जो लोकल गवर्नमेंट हैं उनको इन पर काम करना होगा कि पीरियोडिक रिवीजन भी करने होंगे, उनको एग्जेम्पशन एरियाज भी ढूंढने होंगे कि भाई किन किन चीजों पर हम टैक्स नहीं लगा सकते, ठीक है। अपने खुद के टैक्स मैनेजमेंट उनको बनाने होंगे, अपने कुछ लॉ भी वहां पर बनाने होंगे, और इस सब के लिए उनको पावर्स देनी होगी ग्राम पंचायतों को कि वो अपने लॉ भी बना सके छोटे मोटे, ठीक है। तो ह्यूज पोटेंशियल फॉर नॉन टैक्स रेवेन्यू हमारे पास में है, उन पंचायतों के पास में, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स के पास में, जैसे वो कुछ चीजों पर फीस लगा सकते हैं, कुछ चीजों पर रेंट लगा सकते हैं, कुछ चीजों का जो इनकम होती है वहां से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं छोटे छोटे एरियाज में, और हायर चार्जेस एंड रिसिप्ट कर सकते हैं, कुछ चीजों पर वो अपने चार्ज लगा सकते हैं। सपोज करो गांव में जब रोड बनता है ना, छोटा मोटा, और वाटर की सप्लाई होती है, रोजाना सैनिटेशन होता है, क्लीनिंग होती है, जब ये सब कुछ होता है तो आप ये हम सोच सकते हैं ना कि जब शहर में ये वाला टैक्स लग सकता है छोटा मोटा, तो वाटर पर, सैनिटेशन पर, रोड पर जो ग्राम पंचायत है वो भी थोड़ा सा टैक्स लगा सकती है। भले ही वो ये लगा दे कि भाई एवरी ईयर या पर मंथ एवरी हाउस को 50 रुपीज देने होंगे, ठीक है। तो एवरी हाउस अगर 50 रुपीज देगा, मैं कहूँ इसको 100 रुपीज अगर एवरी हाउस से अगर हम कलेक्ट कर सकते हैं, और उस गांव में अगर सपोज करो कि मीन्स 500 हाउसेज हैं, तो 500 हाउस से अगर हम 100 हाउस पर डे मीन्स पर मंथ अगर हम कलेक्ट करेंगे, तो देखो कितना सारा फंड हमारे पास में कलेक्ट हो जाएगा। तो करीब 50,000 का हमने क्या कर लिया, कलेक्ट कर लिया टैक्स। अब इस 50,000 को हम कहाँ लगाएं, जो सैनिटेशन के सफाई कर्मचारी हैं उनको हम यहाँ से सैलरी दे सकते हैं, मान लो 2-3 हमने रख लिए, 10-10, 15-15 हजार जितना भी है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है, जो राइटर कहना चाह रहे हैं, कि जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं वो अपने फंड कलेक्ट करने के लिए कुछ और रिसोर्सेज पर काम करें, अपनी कुछ प्लानिंग करें, ठीक है, ऐसे कुछ टैक्स वगैरह जो है लगाने के लिए। ग्राम पंचायतों का इनका यही सब रोल हो सकता है कि ग्रास रूट लेवल पर वो अपने रिसोर्सेज से क्या करें, रेवेन्यू का जनरेशन करें, तब वो ग्रास लेवल पर चीजें हो पाएंगी। वो प्लानिंग भी करें, डिसीजन मेकिंग भी करें, और फिर उनका जो है क्या करें, इम्प्लीमेंटेशन। जैसे हम क्या कर सकते हैं, एग्रीकल्चर टूरिज्म को हम प्रमोट कर सकते हैं कि लोग खेती देखना चाहते हैं, है ना, कि गांव की लाइफ कैसी होती है, उसमें हम टूरिज्म को प्रमोट कर सकती है कोई ग्राम पंचायत। छोटी छोटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं वो अपने अपने गांव में लगवा सकती हैं, फिर उनसे टैक्स ले सकती हैं, फीस ले सकती हैं, लेवीज ले सकती हैं, ठीक है। छोटे मोटे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर सकती है वो ग्राम पंचायतें, या डिस्ट्रिक्ट पंचायत या ब्लॉक पंचायत। तो उसके थ्रू उनके पास में बहुत सारा क्या हो जाएगा, फंड कलेक्ट हो जाएगा। और ये सब करने के लिए हमको किसकी जरूरत है, कि ग्राम पंचायत के पास जो लैक ऑफ अथॉरिटी है टैक्स लगाने की, कलेक्ट करने की, तो भारत सरकार को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या स्टेट गवर्नमेंट्स को ये चाहिए कि वो इनको टैक्स कलेक्ट करने की, लॉ फ्रेम करने की ऐसी परमिशंस दें, उनको क्या करें, डेलीगेट करें जो है पावर्स को, अथॉरिटी को। तब हम अपने लोकल लेवल की गवर्नमेंट्स को बहुत अच्छा कर पाएंगे। कैसे इसको हम कर सकते हैं, इसमें कुछ वो एग्जाम्पल देते हैं कि फ्रीवी कल्चर को हमको खत्म करना होगा। जैसे मैं अगर बात करूं दिल्ली की, दिल्ली में एक अभी क्या चल रहा है कि फ्री में आपको क्या मिलता है, पानी मिलता है कुछ यूनिट तक, आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है 200 यूनिट एवरी मंथ, ठीक है। अब अगर आप दिल्ली में देखोगे, हम ये कह रहे हैं कि आप क्या करें, गवर्नमेंट क्या करे कि जो 200 यूनिट आप एवरी मंथ बिजली फ्री दे रहे हैं, ठीक है, उसमें से क्या करो, आप
100 यूनिट को कट कर लो। इस 100 यूनिट से जो आपके पैसा आया उसमें से हमको क्या कर सकते हैं हम कि जो दिल्ली में इतने सारे रोड्स हैं अंदर अगर आप पाएंगे तो उसमें एक एक फीट के 2-2 फीट के गड्ढे हो सकते हैं। जैसे उसमें से आप में से बहुत सारे लोग अगर कोई 30 हजारी से निकलता होगा, वहां आप देख सकते हैं, आप नेहरू विहार, वजीराबाद, मुखर्जी नगर, इसके आसपास के कमला नगर, ठीक है, और आपका जो है आजादपुर, ऐसे बहुत सारे एरियाज आज भी दिल्ली में पड़े हुए हैं। आपको वहां देख करके आपको लगेगा ही नहीं कि आप अपनी कंट्री की कैपिटल सिटी में हैं, ठीक है, कैपिटल सिटी में है आपको ऐसा लगेगा कहीं किसी गांव में बहुत ही पिछड़े एरिया में हम आ गए हैं। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, जो राइटर है वो कह रहे हैं कि फ्रीबी कल्चर को खत्म करो। अगर गवर्नमेंट से मींस जनता से पैसा आ रहा है तो उसे जनता के लिए खर्च करो, उससे आप रोड बनाओ, आप वाटर की क्वालिटी बढ़ाओ, आप इलेक्ट्रिसिटी के आवर्स बढ़ाओ, मींस एजुकेशन पर खर्च करो, लेकिन फ्री में सारी चीजों को मत बांटो। दूसरा, इन्होंने ये कहा कि हमारे जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इवन जो बड़े लेवल के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, मैं बात करूंगा जो ये कहना चाह रहे हैं जिनकी, वो है जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं। तो पॉलिटिकल लीडर्स को ये लगता है कि अगर हम अपने गांव में, अपने डिस्ट्रिक्ट में कुछ नया टैक्स लगाएंगे तो हमारी जनता हमसे नाराज हो जाएगी। नहीं भाई, इन चीजों को हमको बदलना होगा कि जनता पर हम टैक्स लगा सकते हैं। मीन्स देखो, पूरे इंडिया में एक मुट्ठी भर लोग हैं जो टैक्स देते हैं, कमा करके टैक्स देते हैं और वो फिर पैसा खर्च होता है। गवर्नमेंट को चाहिए कि थोड़ा बहुत टैक्स और भी जगह से मीन्स करे, तो देखो उससे क्या हो सकता है, फिर डेवलपमेंट हो सकता है हर एक जगह पर। सॉल्यूशन इसका क्या है कि हम अपने जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको हम क्या करें, एजुकेट करें, उनको समझाएं कि ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी जनता को समझाओ, ठीक है, तब हम अपने पंचायत को क्या कर सकते हैं, सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अल्टीमेटली फिर हमारी जो डिपेंडेंसी सिंड्रोम है, जो फंड के लिए डिपेंडेंसी है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और पंचायत क्या करेंगी, वो कैपेबल होंगी अपने रिसोर्सेज पर सर्वाइव करने के लिए। और इस सब के लिए क्या होगा कि पंचायत कैन ओनली अचीव सच अ स्टेट ऑफ अफेयर्स व्हेन देयर आर डेडिकेटेड एफर्ट्स इन ऑल टायर्स ऑफ गवर्नेंस। मींस स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जब ये डेडिकेटेड एफर्ट्स करेंगे तब हम अपने लोकल लेवल पर गांव को, जो एरिया है, उनको डेवलप कर पाएंगे। देखो, हमारी अभी भी अराउंड 70% जो पॉपुलेशन है वो कहाँ रहती है, विलेजेस में, ठीक है। अगर आप विलेजेस का हम डेवलपमेंट नहीं करेंगे और ये विलेज की सारी पॉपुलेशन अगर अर्बन एरियाज में आएगी, शहरों में आएगी, तो आप सोचिए फिर कितने सारे शहरों में मींस पॉपुलेशन ओवर पॉपुलेशन हो जाएगी। मींस हमको ऐसा कुछ करना होगा कि लोगों को डेवलपमेंट विलेज में ही दो, जो फैसिलिटीज अर्बन एरियाज में मिलती हैं वो सारी की सारी फैसिलिटीज हम विलेज में दें। तो विलेज के लोग कहाँ ना आए, ज्यादा अर्बन सेंटर्स में ना आए, बल्कि उल्टा हमको करना होगा कि अर्बन एरिया से लोगों को वापस कहाँ जाए, विलेजेस में जाए। ऐसा कुछ हमें करना होगा कि वहां पर उनके लिए बहुत अच्छी फैसिलिटीज हो, वाटर हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, बहुत अच्छे मोबाइल के टावर्स वगैरह हो, इंटरनेट की फैसिलिटीज हो, तब हम इस बड़े लेवल के परिवर्तन को, चेंज को रोक पाएंगे, ठीक है। तो हमको मींस हम यह कहना चाह रहे हैं कि अगर आप विलेजेस का डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो इंडिया कभी भी डेवलप्ड कंट्रीज में तो काउंट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हमको पहले विलेजेस को डेवलपमेंट करना है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं चार या चपोरी। ये क्या है, देखो अभी जो असम के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने क्या किया है, अंडरटेक अ मिशन टू रिक्लेम द चार्स फ्रॉम एनक्रोचर्स टू सेफगार्ड द इकोलॉजिकल इंटेग्रिटी। ये चार्स क्या है, चपोरी क्या है, ये है रिवर आइलैंड जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर में होते हैं। होता क्या है कि ये जो आइलैंड्स हैं छोटे छोटे नदी के बीच में बन जाते हैं। अब इन पर क्या कर रखा है, जो एनक्रोचर्स हैं, आपको पता है कि असम वाले रीजन में बहुत सारे लोग बंगाल से, म्यांमार से वगैरह आ जाते हैं और इन्होंने क्या कर रखा है, इन छोटे छोटे आइलैंड पर पूरा कब्जा कर लिया है। तो कब्जा कर लिया है तो वहां की इकोलॉजिकल जो इंटेग्रिटी है उसको क्या है, थ्रेट है। बिकॉज वहां से मान लो आप पेड़ को काट रहे हो, वहां की ग्रीनरी है उसको खत्म कर रहे हो, जहां आप रहने लगोगे वहां से बहुत सारे जो स्पीसीज हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो भाग जाएंगे, आप उनको मार डालोगे, खत्म कर दोगे। तो इसके लिए क्या कर रही है असम की गवर्नमेंट कि जो रिवर वाले जो आइलैंड्स हैं जो ब्रह्मपुत्र में बने हुए हैं, इनको हम वहां लोकली क्या कहते हैं, चार या चपोरी कहते हैं, ठीक है। तो इनको हम बचाना चाह रहे हैं वहां से। ये बार बार अपनी जगह चेंज होती रहती है इनकी, इन आइलैंड की, कभी इधर बन गया तो कभी उधर बन गया। तो चार चपोरी क्या है, ये रिवर आइलैंड्स है। इन्हीं में से एक ऐसा आइलैंड है जिसका नाम है मजुली, ठीक है। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है
जो कहाँ पर है, ब्रह्मपुत्र रिवर में है और कहाँ पर है, ये असम में। और असम गवर्नमेंट ने इसको 2016 में डिस्ट्रिक्ट बना दिया। ठीक है, इतना बड़ा आइलैंड है ये, मीन्स वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड है, रिवर आइलैंड है। नॉर्मल आइलैंड तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन रिवर आइलैंड है। तो ये देखो, ये क्या है, आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर है, इसमें ऐसे बीच बीच में आइलैंड बन जाते हैं, मिट्टी कभी इधर से आ गई कभी उधर से आई। देखो यहाँ पर आपको ये लोगों के घर मकान आपको देखने को मिल रहे हैं। तो गवर्नमेंट कह रही है कि ऐसे तो फिर कोई भी कहीं भी जाएगा अपना घर बना लेगा, तो बस वहां पर सारी की सारी लैंड पर एनक्रोचमेंट हो जाएगा, तो उसके लिए काम कर रहे हैं। दूसरा फिर हमारे पास में न्यूज है एक, कि रसिया जो है बहुत तेजी से इस पर काम कर रहा है, इस पर एंटी सैटेलाइट वेपन पर। व्हाट इज एंटी सैटेलाइट वेपन? देखो, जो आप सबको पता होगा कि जो है अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाते हैं जैसे कि इंडिया का इनसैट है, ठीक है, और ऐसे ही यूएसए का जीपीएस इसको हम बोल देते हैं, ठीक है, गूगल वगैरह जिससे कनेक्ट होता है। तो ये बहुत सारे सैटेलाइट्स ऑलरेडी स्पेस में हैं। अब जो कंट्रीज हैं वो किस पे काम कर रहे हैं, अगर फ्यूचर में कोई युद्ध हुआ तो आसमान में, स्पेस में ऑलरेडी जो पहले से सैटेलाइट्स हैं उनको हम नीचे बैठे बैठे अपने दुश्मन के, अपने एनिमी के सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय कर सकें। तो अब इस पर कर रहा है कौन काम? रशिया काम कर रहा है, एक्टिवली वर्किंग। देखो, फॉर्मिडेबल न्यू डेवलपमेंट इन स्पेस टेक्नोलॉजी फोकसिंग ऑन क्रिएटिंग न्यूक्लियर एंटी सैटेलाइट वेपन। तो ये बना रहा है, ठीक है। ये किसके लिए होते हैं कि जो सैटेलाइट ऑलरेडी हैं उनको खत्म कर दें, वहां पर उनकी ऑपरेशंस को खत्म कर दें या उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दें। जो है ये एयर से, लो ऑर्बिट से, इवन ग्राउंड से भी लॉन्च किए जा सकते हैं, ये जो एंटी जो सैटेलाइट जो है वेपन्स हैं, ठीक है। और मोस्टली कई बार इनको क्या किया जाता है कि जो लोअर लेवल पर, मीन्स लो ऑर्बिट में जो सैटेलाइट्स होते हैं उनको बड़ी आसानी से अटैक करके उनको नष्ट कर दिया जाता है, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, ठीक है, जो लो लेवल पर होते हैं। मान लो ये हो गई आपकी अर्थ, ठीक है, और ये आपका स्पेस वाला एरिया हो गया। तो अर्थ के आसपास जो जितना होगा, यहाँ से एक मिसाइल लॉन्च करेंगे, इसको फिनिश कर देंगे। अब कंट्री जिस पर काम कर रहे हैं, तो जो बहुत दूर वाले हैं उनको भी यहीं से बैठे बैठे खत्म किया जा सके, ठीक है। सपोज करो कि इंडिया, या मैं कहूँ इंडिया को छोड़ो, रसिया और अमेरिका का वॉर हो जाए, और रसिया क्या करे, अपने सैटेलाइट लॉन्च करे, और मिसाइल लॉन्च करे, और जो यूएसए का जीपीएस सिस्टम है उसके जितने सैटेलाइट्स हैं उनको क्या कर दे, फिनिश कर दे। तो जो यूएसए की आर्मी है, ठीक है, उसके जितने भी एयरप्लेन हैं जो जीपीएस की मदद से चलते हैं सब बंद हो जाएंगे। उनका जितना भी लोकेशन ट्रेस करने वाला सिस्टम है बंद हो जाएगा। उनकी एविएशन इंडस्ट्री है उसमें जो कुछ भी वो कर पा रहे हैं जीपीएस के थ्रू वो सब बंद हो जाएगा। मोबाइल के थ्रू लोकेशन, जीपीएस सब बंद हो जाएगा। तो सैटेलाइट को लॉन्च कर सकते हैं, मीन्स मिसाइल्स को लॉन्च कर सकते हैं। तो मीन्स मान लो इंडिया का अगर पाकिस्तान से कुछ झगड़ा हो जाए, तो इंडिया अगर क्या करे कि पाकिस्तान के जितने सैटेलाइट्स उनको खत्म कर दे, तो पाकिस्तान में क्या होगा, उसकी इंटरनेट सेवाएं बंद हो जाएंगी, ठीक है। फिर उनकी आर्मी बात कैसे करेगी आपस में, ठीक है, सारा कोऑर्डिनेशन खत्म हो जाएगा। तो बात इसकी चल रही है कि सैटेलाइट्स को ही खत्म कर दिया जाए। अब इंडिया बन गया है क्या, फोर्थ कंट्री बन चुका है इंडिया, जिसने अपने यहाँ एंटी सैटेलाइट वेपन को क्या कर लिया है, टेस्ट कर लिया था 2019 में। अब तक कौन कौन कंट्रीज हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, रसिया और चाइना, ये 3 कंट्रीज हैं जिनके पास में एंटी सैटेलाइट क्या है, वेपन्स हैं। इंडिया ने अपना जो सिस्टम किया था एंटी सैटेलाइट वेपन के लिए, तो वो था मिशन शक्ति। तो कई बार हो सकता है आपसे पूछ ले कि व्हाट इज मिशन शक्ति। तो मिशन शक्ति है इंडिया का फर्स्ट एवर एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट, हमने किया था मिशन शक्ति के थ्रू, ठीक है। तो आज हमने देखो एंटी सैटेलाइट जो वेपन है उसको देखा कि कौन कौन से कंट्री के पास में है। तो देखो रशिया है, चाइना है और इंडिया है, और इधर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, और इसका इंडिया वाले का मिशन शक्ति रहा। ये फिर हो गए, हमने रिवर आइलैंड देख ली, हमने कौन सा वर्ल्ड का सबसे बड़ा है। फिर हमने देखा कि पंचायती राज जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन पर एक आर्टिकल आया था हिंदू में, काफी अच्छा आर्टिकल था, और यहाँ से हमको पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की मोस्टली प्रॉब्लम्स का आइडिया हो गया। प्लस पंचायती राज कब आया, किस एक्ट के थ्रू आया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, क्या उनकी प्रॉब्लम है, क्या उनकी सॉल्यूशन है, इन सब पर हमने बात कर लिया। उससे पहले हमने 10 क्वेश्चंस देखे थे जो कि प्रीवियस डे सेशंस थे, जहां हमने प्रीवियस डे सेशन को रिवाइज कर लिया था। तो
अब हम चलते हैं आज के सेशन को एंड करने के लिए। और स्टूडेंट जो है सादिया है वो बहुत अच्छे से मीन्स रिप्लाई कर रही है और मीन्स एक मेहनत भी बहुत अच्छे से कर रही है। इसी तरीके से बच्चे आपको करते रहना है। चलिए एंड करते हैं आज का सेशन। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर, बाय बाय।